नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल और इस वक्त हमारे साथ हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जिन्होंने योगा छोड़ के अब नेताओं से मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया। राहुल भाई, योग छोड़ा नहीं, योग कराते कराते काला धन लाने के, भ्रष्टाचार मिटाने के, देश को बचाने की हमने बात की है। और ये कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि एक भारतीय नागरिक होने का मैंने धर्म निभाया, संन्यास धर्म और राष्ट्र धर्म साथ साथ निभाया। स्वामी जी कहें कि नेताजी कहें? देखिए, हमारे यहाँ तो योग में तो राजयोग भी आता है, तो योग गुरु यदि राजगुरु की भूमिका में भी आता है तो इसमें प्रश्न नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्नता होनी चाहिए कि एक सन्यासी सब जोखिम लेकर के, सब अपमान सहता हुआ और देश को बचाने के लिए काम कर रहा है। पर आप मुझे ये बताइए कि देश में जितना भी ब्लैक मनी है, ज्यादातर देश के नेताओं ने यहाँ पे बटोरा है और देश से बाहर लेके गए। इन्हीं सब नेताओं से आप मिल रहे हैं। वापस लाने का अधिकार कमल भाई किसको? देखो राहुल भाई, आप जरा सोचो कि इस देश के लोकतांत्रिक प्रणाली में हम और आप बहस कर सकते हैं, हम जनता को जगा सकते हैं, लेकिन काला धन वापस नहीं ला सकते। काला धन वापस लाने के लिए जो कानून प्रोविजन करने का अधिकार हो, लोकपाल के खिलाफ मजबूत जो है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लोकपाल बनाने का चोरी किया है, वो आपकी मदद करेगा? पैसा मदद नहीं हो रही, इसीलिए ये सब काम करना पड़ रहा है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियों को हम समर्थन में ले रहे हैं, दूसरी तरफ सांसदों को, तीसरी तरफ जो है ग्राम सभाओं का समर्थन ले रहे हैं, और चौथी तरफ जनता को लेकर के मानसून सत्र में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एक साथ खड़ा करके फिर आएंगे हम दिल्ली में और फिर इनसे कहेंगे कि जो हम कह रहे हैं वो करो। क्योंकि लोकतंत्र में लोक माने जनता, तंत्र मानी व्यवस्था, ये जनता की व्यवस्था है। जो जनता कहेगी वो करना पड़ेगा। तो जो हमारी मांगे हैं, जो मुद्दे हैं, उसके ऊपर एक आम सहमति हम बना रहे हैं, जन समर्थन जुटा रहे हैं, और वो इतना बड़ा हो जाएगा कि इनको जो हम कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। ब्लैक मनी के मुद्दे पे सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं शरद पवार पे। शरद पवार को जाकर आपने गले लगाया। देखिए, हमने सबसे समर्थन माना, हम सन्यासी, हमने कोई पक्षपात नहीं किया, और सबसे समर्थन मांगने के क्रम में हमने एनडीए है, यूपीए है, लेफ्ट के पास भी हम जा रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि देखो भाई, अब बहुत हो चुका है। एक तरफ देश गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, एक तरफ साइनिंग इंडिया, दूसरी तरफ बर्निंग इंडिया, इसके भेद को हमें खत्म करना। और भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में गिर रही है, जिस तरह से डेफिसिट बढ़ रहा है, जिस तरह से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, आखिर ये लाखों करोड़ रुपए हमारा है। देखो, ये कोई जो है बनावटी बात ही नहीं। सरकार हमारे, खास करके प्रधानमंत्री कहते हैं कि काले धन के आंकड़ों के बारे में झूठ बोला जा रहा है। मैं एक सीधी सी बात करता हूं, क्या 1 लाख टन सोना करीब इस देश के अंदर नहीं है, जिसकी कीमत होती करीब 300 लाख रुपए? क्या हसन अली जैसे, या एक व्यक्ति की बात करें, या 2G स्कैम जैसे, या कॉमनवेल्थ घोटाले जैसे, या कोयला घोटाले जैसे बात करें, क्या ऐसे 400 घोटाले नहीं होंगे? ऐसे 400 लाख रुपए हो जाता है। और इसको वापस लाने के सटीक उपाय हैं। हम कोई जो है लोगों को सपना नहीं दिखा रहे, हम इतनी सी बात कर रहे हैं कि काले धन जो लूटा है वो इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो, बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन करो, जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जनरल प्रोफेसर FIR दर्ज करो, प्रोमिसरी पार्टिसिपेटरी नोट का सिस्टम खत्म करो। माने हम जो है बहुत ठोस बात कर रहे हैं, मजबूत बात कर रहे हैं, और इस देश को जो है यदि कुछ मिलेगा तो इसी अभियान से मिलेगा। बाकी अब कोई आशा और विश्वास नहीं बचा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप हवाबाजी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जब आपकी मुलाकात हुई नितिन गडकरी से, तो ये एक नेता और एक योग गुरु की मुलाकात नहीं थी, 2 कारोबारियों की मुलाकात। देखिए, ऐसा है, मैं वही बात कहना चाहता हूं, सारे राजनीतिक दल हमारे साथ में खड़े हैं। एक ही राजनीतिक पार्टी को पेट में दर्द क्यों होता है, ये एक सोचने की बात है, और ये बहुत गंभीर बात है कि हम जो बात कह रहे हैं, यदि हमारे तर्क, हमारे तथ्य, हमारे आंकड़े गलत हैं तो हमें गलत साबित करके दिखाएं। जो हम बता रहे हैं वो 100% सही है, और वो देश की जनता की आवाज है। अब ये करीब 400 लाख करोड़, भाई 4 लाख रुपए, 4 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात होती है। इतना धन लूट लिया, और उसके बाद जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम तो कहते हैं यदि हमने कुछ गलत किया है तो हमारा पूरा पतंजलि योगपीठ ले लो, हमें जेल में डाल दो, लेकिन भ्रष्टाचार तो मिटा दो, काला धन देश को दिला दो। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस तरह से झूठे अनर्गल आरोप सरकार लगा रही है। हमने एक भी बेबुनियाद, बिना तथ्यों और प्रमाण की बात नहीं। कांग्रेस ने कहा कि स्वामी रामदेव बाकी ब्लैक मनी तो बाद में लाएं, पहले ये बताएं कि उनकी खुद की कितनी ब्लैक मनी। मैं वही कह रहा हूं ना, ये मेरे, देखो राहुल जी, एक बहुत मजेदार और बहुत गहरी बात बताता हूं। सरकार के बहुत बड़े हाथ हैं, उसके पास में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी एजेंसियां हैं, पूरा सिस्टम। किसी व्यक्ति के पीछे एक दिन लगा देना तो उसकी 7 पीढ़ियों का पूरा ये जो है हिसाब किताब सामने रख दे। 365 दिन से ज्यादा हो चुके हैं 4 जून के बाद, उससे पहले बाबा ईमानदार था। 365 दिन से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। सारी सरकारी एजेंसियां जो है, ईडी से लेकर के सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई से लेकर के सब कुछ लगा के देख लिया।
एक भी हमने रुपए की चोरी की और हेरा फेरी की, क्या ये जो है उसको प्रमाणित कर पाए? तो हमारी प्रामाणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सरकार की सारी एजेंसियां लगाने के बाद भी हम एक गुनहगार साबित नहीं कर पाए। आप पे आरोप ये लगता है कि आप एक गैर कांग्रेस अलायंस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यूपीए के सदस्यों से मिल रहे हैं, आप एनडीए के सदस्यों से मिल रहे हैं, ताकि कांग्रेस के खिलाफ एक गठबंधन खड़ा हो जाए। देखिए, अब यदि कांग्रेस ने जो हम कह रहे हैं उसको नहीं किया तो लोग कहेंगे मतलब कांग्रेस का काला धन नहीं है। जब कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं कर रही है तो वो काले धन के खिलाफ जो रिजल्ट ओरिएंट इफेक्टिव कार्रवाई करने से क्यों बच रही है, मजबूत लोकपाल बनाने से क्यों बच रही, क्यों कतरा रही है? तो सीधी सी बात है। अब सीधी बात में इनको मैं ये बहुत छोटी सी बात और बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं कि भाई जो हम कह रहे हैं, यदि तुम्हारा काला धन नहीं है, तुम भ्रष्टाचारी नहीं हो, तो काले धन के खिलाफ जो हमने 7 पॉइंट बताए कि इसको वापस लाने का ये प्रोसीजर है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मजबूत लोकपाल बनाने की बात है, जो एग्जिस्टेंस सिस्टम है उसको इफेक्टिवली लागू करने की बात है, और शिक्षा में सदाचार को बढ़ाने की बात। जो हम बातें कर रहे हैं उसको लागू करने में आखिर एक पार्टी को दिक्कत। आप कहते हो कि आपकी मुलाकात हो रही है काले धन के बारे में, लेकिन बीजेपी में हमारे जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जब आपकी बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी से मुलाकात हुई तब आपने कहा कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें आप कुछ अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बीजेपी इसमें आपका साथ दे। देखो ऐसे राहुल भाई, यदि कोई दुनिया में ऐसी मशीन आती हो जिसे कि लगा के पता किया जा सकता हो तो ऐसी मशीन लगा। मशीन की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, बीजेपी के लोगों ने हमें बताया। देखिए ये गलत बात, 100% गलत बात है। हमने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला और अंतिम सांस तक बोलेंगे भी नहीं। इसलिए खाली बात भी काले धन की, भ्रष्टाचार की, और खाली मैं अकेला नहीं था, वहां हमारे वेद प्रताप वैदिक जी थे, हमारे मुख्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर जयदीप जी। पर कैंडिडेट्स खड़ा करने की बात तो आप पहले भी कर चुके हैं। देखिए ये कोई बात, देखो राहुल भाई, देखो ऐसा है राहुल भाई, देखो जो बात नहीं हुई, नहीं अब बिना हुई बात आप 19 फरवरी 2011 का मैंने 2011 में भी जो कहा था 2014 में 100% सीटों पे हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे, आप कह चुके। देखो मैं आपको इस बात को वापस दोहराता हूं कि 543 अच्छे लोग लोकसभा में पहुंचे, वो लोग पहुंचे जो काला धन देश को दिलाएं, भ्रष्टाचार को मिटाएं, इस देश को बचाएं। कहां वो भारत जो विश्व का नेतृत्व किया करता था, वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, स्पिरिचुअल पावर भारत था। आज भारत की प्रतिष्ठा इतनी गिर गई है, आखिर अच्छे लोग संसद में नहीं जाएंगे। देखो देश तो चलेगा राजनीति से, आपके चैनल को लाइसेंस मिला हुआ है ना, तो राजनीति से मिला हुआ है। हमारे घर में पानी आता है ना, वो राजनीति से आता है। हम जिंदा हैं इसका सर्टिफिकेट राजनीति देती है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। हम मर गए तो वो माना नहीं जाएगा जब तक सरकार प्रमाण पत्र ना दे। इसलिए हम सड़क पर चलते हैं, आप राजनीति में कूद लगाना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं राजनीति शुद्ध होनी चाहिए। और ये हस्तक्षेप खाली बाबा ने नहीं किया, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान जी से लेकर के महात्मा गांधी तक, महर्षि दयानंद से लेकर के स्वामी महापुरुषों ने राजनीतिक जो ईमानदार हैं, भारत स्वाभिमान। देखिए हम वही बात कह रहे हैं कि ईमानदार लोग ही जो है संसद में जाएं, आज भी कह रहा हूं, और उसी तर्ज पर फिर बात कर रहा हूं। हमने जो बात की वो एक सात्विक राजनीतिक हस्तक्षेप की बात की, और हम किस महापुरुष ने हस्तक्षेप नहीं किया। भगवान कृष्ण योगेश्वर होकर के सुदर्शन चलाएं तो आपत्ति नहीं, भगवान शिव तांडव करें तो आपत्ति नहीं, और हम यदि संसद में अच्छे लोग भेजने की बात करें तो आपत्ति इस बात की कि भगवा पार्टी को आप साथ दे रहे हैं। हम देश के साथ खड़े हैं। देखिए जो हम मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, देश के 99% बीजेपी की शहर, देश के 99% लोग चाहते हैं कि देश में काला धन आए, 99% लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार मिटे। तो हम तो 99% सच्चे और अच्छे लोगों के साथ में, और वो हमारे साथ में, बाकी जो है जो भ्रष्ट और बेईमान उनका हमें साथ की जरूरत ही नहीं। आप अन्ना हजारे के साथ मंच पर बैठे, अन्ना को तो किसी ने पूछा नहीं, लगा कि पूरा रामदेव का आंदोलन है, हाईजैक कर लिया आपने मूवमेंट। ऐसा देखिए, आदरणीय अन्ना हजारे साहब को हमने आमंत्रित किया था, ये आंदोलन भारत स्वाभिमान ने बुलाया था, और अन्ना जी एक संत स्वभाव के बहुत सीधे साधे इंसान है, और उनको पूरा रेस्पेक्ट दिया, हमने साथ में बैठाया। कहीं पर भी अन्ना जी के बारे में आप बात नहीं कर सकते। और हम जो उनके खास लोग हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, उनको आपने बेइज्जत किया, आपने उनको
सार्वजनिक तौर पे कहा कि जो आप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं नेताओं के, वो गलत है। काफी बुरा मान गए हैं वो आप। देखिए राहुल भाई, हम कहते हैं कि मुद्दों की बात करनी चाहिए। अभी मैं आपसे बात करूं तो हम कहते हैं मुद्दों की बात करो कि काला धन से कैसे पुअर गवर्नेंस हो रहा है, काला धन से किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था, जीडीपी, हमारी ग्रोथ रेट सब कमजोर पड़ रही है, किस तरह से काला धन जो है वो गोल्ड में लगा है, ये माइनिंग में लगा है, ड्रग्स में लगा है, कालाबाजारी में लगा। नाम तो आपने खुद लिए हैं स्वामी जी, बात तो सोनिया गांधी का नाम, प्रधानमंत्री का नाम तो आप खुद ले चुके हैं, अब एकाएक क्यों डर रहे नाम लेने? देखिए मैंने अब पहले भी उस दिन भी बोला था कि प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो अपनी जो जिम्मेदारी है उससे वो नहीं बच सकते, वहां पर भी उनको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। देखो बात तहजीब से की जाए, लोग ये ना समझें कि भाई जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उन्होंने तमीज खो दी है, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं ये परिपक्व नहीं, इनमें गंभीरता नहीं, इनमें प्रामाणिकता नहीं है। और देखो बात मैंने कहा ना, जैसे ही व्यक्तियों पर बात आती है तो काला धन का मुद्दा वहां पर गौण हो जाता है, मजबूत लोकपाल का मुद्दा वहां पर गौण हो जाता है, देश वहां पर गौण हो जाता है, व्यक्तियों में तू मैं शुरू हो जाती है। तो हम ये भाई तू मैं का कोई सीरियल करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से आपकी बन नहीं रही है, लगता है कि कहीं ना कहीं ठन गई है अरविंद केजरीवाल। देखिए अन्ना जी और हम पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहे। केजरीवाल और आप साथ में। देखिए उसके बारे में मैं इतनी बात कहूंगा, जब आदरणीय अन्ना हजारे साहब हमारे साथ में हैं तो उनकी टीम के जो लोग हैं उनको संभालने का काम वो करेंगे, ये मेरा सिरदर्द नहीं। अभी आपके हिसाब से वो बेलगाम नहीं। देखिए मैं वो कह रहा हूं कि उनके अंदर कोई भी मतभेद होता है या कोई बात पैदा आती है, जैसे हमारे संगठन का कोई एक भी व्यक्ति बात करेगा तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी। तो अन्ना जी के साथ जो लोग हैं तो उनमें यदि कोई किसी भी तरह की बात आती है तो मैं आदरणीय अन्ना हजारे साहब से लगभग हर सप्ताह बात करता हूं, कई बार तो एक दो दिन के अंतराल से भी बात होती है। तो कोई भी बात होगी, मुझे पूरा भरोसा है अन्ना साहब अपनी टीम को बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे। सुनने में आया है कि अगले कुछ हफ्तों में आपकी टीम में एक नया सदस्य आने वाला है, पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह से आपकी काफी बातचीत चल रही है। आपको खबरें कहां से मिल रही है? हमें खूब खबरें रहती है, इसलिए तो सीधी बात करने आते हैं स्वामी जी। बताइए थोड़ा। वैसे दो राहुल हैं देश में, एक राहुल वो है उसकी राशि हमसे ही मिलती है। कुछ ज्योतिषियों ने कहा कि वो भी जो है दोनों एक ही काम करने में लगे हुए, तो मतलब जो महात्मा गांधी का सपना था। और आपने जो है खास बात ये है, देखो जब भी आर्मी चीफ नहीं बने थे तब भी जो पीठ में आए थे, और उसके बाद भी मैं भारतीय सेना के इतिहास को जब देखता हूं तो पाता हूं कि सेना में रह करके सेना के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है और पूरे तंत्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ यदि किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की भारतीय आजादी के इतिहास में पहली बार, तो वो जनरल वीके सिंह। और उनमें बहुत जज्बा, बहुत साहस है, वो लीडर व्यक्ति है। सरकार ने लाख कोशिश की उनको अपमानित करने की, लेकिन वो अपने पद से हटा नहीं, डिगा नहीं। और हमने उनसे बात की है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो एक बड़ी भूमिका निभाएंगे काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन में। क्योंकि जनरल पर आरोप यह लगता है कि सेना में रहते हुए वो ऑर्डर्स का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक सैनिक के लिए बहुत गलत है। सेना में जिसने जो कह दिया आपके बॉस ने, आपको वो करना है, उन पर आरोप लगता है। देखिए वो सेना के बॉस थे और उन्होंने जो एक जिम्मेदार, ईमानदार, देशभक्त, पराक्रमी सेनापति को जो करना चाहिए वो उन्होंने किया है। इसलिए ये इन आरोपों को मैं खारिज करता हूं। उनके आंदोलन में जुड़ने से आपके हिसाब से क्या फायदा होगा? देखिए देश के सभी देशभक्तों का आंदोलन है, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, ये देश के लिए आंदोलन है। तो देश के 121 करोड़ लोग इससे जुड़े, और उसमें भी देश कि वो लोग जिनकी प्रतिष्ठा है देश में, वो यदि आकर के जुड़ते हैं तो और लोगों का विश्वास प्रबल होगा। और जो ऐसे कुछ लोग जो तटस्थ होकर के बैठे हैं, कुछ लोग जो जिनको सरकार डरा देती है, वो लोग भी और मजबूती से आकर के। ये बड़ा अजीब हाल नहीं है कि एक तरफ एक जनरल आ रहा है आंदोलन में, एक योग गुरु है इस आंदोलन में, एक आदरणीय अन्ना हजारे साहब हैं, और सारी राजनीतिक पार्टियां कह रही है हम साथ में। हमने अब सरकार को चौतरफा घेरा है, और जो हम कह रहे हैं ना वो सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो इसको जाना पड़ेगा। करना पड़ेगा या जाना पड़ेगा? स्वामी जी ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली में एक विशाल मानसून सत्र में लाखों नहीं करोड़ों लोगों के साथ आंदोलन खड़ा होगा, और पूरा विपक्ष भी इनको घेरेगा, यूपीए, एनडीए सब घेरेंगे इनको, और जो हम कह रहे हैं वो इनको करना पड़ेगा। सरकार को काला धन लाना पड़ेगा या फिर जाना पड़ेगा, ये आप कह रहे हैं स्वामी जी? लगता है कि आपको भी आना पड़ेगा संसद में। कहां से चुनाव लड़ेंगे बताइए? हमारे 9 अगस्त को और
लाखों नहीं करोड़ों लोगों के साथ में खड़े हो रहे हैं। और हिंदुस्तान में लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोक माने जनता, तंत्र माने व्यवस्था, ये जनता की व्यवस्था, जो जनता चाहेगी वो हिंदुस्तान में होगा। बाबा रामदेव की जनता चाह क्या रही है बताइए? जैसे अन्ना हजारे जहां जहां बैठ रहे हैं, अब उनके साथ तो कोई भीड़ आ ही नहीं रही है। ऐसा देखो राहुल भाई, करीब 11 लाख किलोमीटर की यात्रा, 11,000 से ज्यादा सभाएं और शिविर, और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों उसमें शिरकत की। अब भी मैं जहां जहां सभाएं कर रहा हूं, 45-50 डिग्री तापमान पर हमने सभाएं की। आपका संगठन 2-2 लाख लोग, अच्छा जैसे 2-2 लाख लोगों का संगठन एक बार जब आंदोलन हुआ तब भीड़ आई, लोग अपना काम छोड़ कर आए, और अभी भी 9 अलावा लोग थे। देखो अब तो संगठन के लोग आ रहे हैं सारे। अच्छा 1-1 लाख एक जिले में संगठन के लोग हैं मेरे, तो फिर तो ये संगठन बहुत तगड़ा है कि एक जिले में 1-1 लाख लोग, 2-2 लाख लोग हर दिन। आपका जो रिश्ता है अन्ना जी के साथ वो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। देखो ऐसा कि आप भीड़ लाते हैं, आप राहुल अन्ना जी इज्जत लाते हैं। ऐसा देखो, इज्जत तो इस देश के लोगों के दिलों में है, और वो इज्जत, वो प्रतिष्ठा किसी के कहने से सुनने से कम नहीं होती। अब 9 अगस्त को आर पार की लड़ाई होगी, या तो ये सरकार करेगी या फिर ये सरकार, पर यही तो बीजेपी भी चाह रही है। नहीं, यही तो बीजेपी भी चाह रही है कि सरकार बनाए किसके लिए जाते हैं? माहौल बना दे देश में कांग्रेस के खिलाफ, फिर चुनाव हो जाए और बीजेपी जीत जाए। यही पूरा गेम प्लान है आपका, आपने रिलीज कर दिया। देखिए, हम कोई रिलीज नहीं किया। हमने कहा सरकार किसके लिए बनाई जाती है? खाली तनख्वाह लेने के लिए। देखो, जितने भी नेता हैं, इनके घर देश की जनता के पैसे से बने हैं, इनकी गाड़ियां, इनके बंगले, इनकी हवाई यात्रा है। तो ये किसके लिए बैठे हैं? जिसके लिए बैठे वो काम करेंगे। तो आज जरूरत है देश को काले धन की, क्योंकि यदि काला धन आता है तो महंगाई आधी खत्म हो जाती है, क्योंकि करीब 50 साल टैक्स लगाना नहीं। पर आपने काला धन वापस आता है तो इस देश के किसान को, जवान को, बच्चों को, हिंदू को, मुसलमानों को, आपने को इतना लाभ होगा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में फर्ज कीजिए, नहीं मेरी बात सुनिए, पिछले 20 साल में एफडीआई के आने से देश को बहुत फायदा हुआ है, रोजगार बना है, हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज रही है। आप देखो, पैसा ही यदि सब कुछ है तो पैसा तो यहां मशीन है ना गवर्नमेंट के पास में, छाप लेना। पैसा वो होना चाहिए जिससे कि देश का वर्तमान और भविष्य क्या हो। देखो, विरोध ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे देश को नुकसान हो जाए। देखो आप किसी भी अर्थशास्त्री से पूछे, प्रोफेसर हमारे अरुण कुमार जी, जो काले धन के बारे में बहुत प्रामाणिक लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो कहते हैं करीब 60% पार्टिसिपेटरी नोट से पैसा आया हुआ है। पार्टिसिपेटरी नोट 99% ब्लैक मनी का होता है। इसी तरह से जो मॉरिशस रूट से आए, करीब 80% इसमें ब्लैक मनी है। माने कुछ ऐसे जो है देशी विदेशी लुटेरे, उनके हाथों में देश की पूरी अर्थव्यवस्था आ जाए, रिटेल मार्केट से लेकर के, शेयर मार्केट से लेकर के पूरे देश का अर्थतंत्र, माने देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी अर्थव्यवस्था, और वो यदि देश आर्थिक रूप से गुलाम हो जाए, ये स्वीकार नहीं। हम कहते हैं ना, अरे जो हम कह रहे हैं वो कार्रवाई करो ना, तो 400 लाख रुपए का धन मिलेगा ना। फिर आप इस देश के अंदर रियल एस्टेट से लेकर के, आप जो है सड़क से लेकर के, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर के, किसानों जवानों से लेकर के, सारे काम, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेकर के, सर्विसेज से लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट, रिवर, लेकिन जो करना है सो कीजिए, लेकिन 400 लाख रुपए दिलाते नहीं। जो है वही 400 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है आपको, अब देखो, अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। किसने बताया आपको? मैं आपको बता रहा हूं, सीधी बात कर रहा हूं। गिना ना मैंने गिना। देखो, क्या 1 लाख टन सोना इस देश के अंदर नहीं है? क्या कोयला? ये सारे आप जितने भी, सरकार कहती है कि आपके जो आंकड़े हैं वो आपने खुद ही बना दिए। 20,000 टन तो जो है हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मानता है, आरबीआई मानता है। और सुनो, देखो कमल, बाकी 80 लाख कहां से आए? अब सुनो तो ना, पूरी बात तो सुनो। चाहे गोल्ड है, चाहे माइनिंग है, चाहे रियल एस्टेट है, चाहे ड्रग्स है, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, सभी सेक्टर्स में 2, 3, 4 गुना काला धन है। लैंड आप दिल्ली के अंदर जाइए, कहीं पर भी 1 करोड़ की जमीन है तो 20 लाख में रजिस्ट्री होती है। ये आंखों से दिखने वाला सच है, सरकार को दिखाई नहीं देता, ये तो समस्या है। हम कहते हैं वो सच्चाई की दृष्टि सरकार के पास आ जाए तो देश का उद्धार हो जाए, और ये काला धन अब इनको लाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। काला धन लाना पड़ेगा या जाना पड़ेगा? लगता है स्वामी जी हाथ धो के सरकार के पीछे पड़ गए। हम तो काला धन लाने के पीछे पड़े हुए, भ्रष्टाचार मिटाने के पीछे पड़े हुए। और यदि चली जाए तो यदि काला धन नहीं लाती, भ्रष्टाचार नहीं मिटाती, तो सरकार का भी करना क्या है? स्वामी जी, आपने अपनी बात रखी, फैसला देश को करना है, लोगों को करना है। सीधी बात कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राहुल भाई। तो स्वामी रामदेव से सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात।
तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।